नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबरों की पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। हम आपको खबर बता रहे हैं भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली एक बड़ी उपलब्धि की। आज इसरो ने श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। देखिए रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5 और इसरो ने फिर से रच दिया इतिहास। +5 seconds। लिफ्ट ऑफ और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का। तस्वीरें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर की है, जहां सोमवार को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह करीब 11:15 बजे GSLV ने उड़ान भरी। लॉन्च के करीब 18 मिनट बाद रॉकेट से पेलोड अलग हो गया। उसने NVS-1 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय किया। इसके बाद इंजीनियर्स ने सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए ऑर्बिट रेंजिंग मैनूवर परफॉर्म किए। लॉन्च को देखने के लिए बड़ी तादाद में इसरो की गैलरी में स्टूडेंट्स और दूसरे लोग भी जमा हुए, जिन्होंने प्रत्यक्ष एक इतिहास को रचते देखा। आपको बता दें, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। बात दक्षिण एशिया की करें तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बस चीन ही भारत से कुछ आगे है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये सैटेलाइट क्या करेगा। इसे आइए सरल शब्दों में डिकोड करते हैं। दरअसल आपके और हमारे मोबाइल में GPS रिसीवर होता है। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो ये अमेरिका के 31 सैटेलाइट से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। सैटेलाइट को आपकी पोजीशन मिलती है और आपको सैटेलाइट से मैप मिलता है। मतलब कभी आपने जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी और ओला उबर जैसी सर्विसेज इस्तेमाल की होगी, तो आपकी लोकेशन सामने वाले को मिलती है और उसकी लोकेशन हमें दिखती है। ये सब होता है GPS की वजह से, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम है, यानी वो सिस्टम जो हमें और आपको रास्ता दिखाता है, हमारी लोकेशन सामने वाले को भेजता है। अब तक हम इस सर्विस के लिए अमेरिका के GPS पर निर्भर थे। अब ये काम हमारा खुद का सिस्टम करेगा। नेविगेशन एक्यूरेसी के मामले में नाविक सिस्टम GPS से बेहतर है। और ये भी जान लीजिए कि सन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी, और तब अमेरिका ने GPS सपोर्ट देने से मना कर दिया था। और इसके बाद से ही भारत अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया था और आज हम इसमें कामयाब हुए हैं। और अब रुख करते हैं कुछ सियासी हलचल का। दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा किया है और इसके जवाब में भाजपा ने 200 सीटों पर जीत का दावा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात पर अब आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। दिल्ली में MP के कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और इसके बाद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है। 4.25 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। कांग्रेस के इन दावों को भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने अब की बार 200 पार का नारा दोहराया। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। वो कांग्रेस की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अगली बार 200 पार के नारे को साकार करेंगे। सवाल है कि क्या सिर्फ दावों से चुनाव में जीत मिलेगी या पार्टियों ने कोई ठोस प्लानिंग भी की है। इन सबके बीच जनता किसका साथ देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो खबर आपने देख ली। अब इस पर कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है, वो भी आप सुन लीजिए, फिर इस पूरी खबर को हम डिकोड करेंगे।
कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। तो मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना। आज राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा किया है। जवाब में बीजेपी ने 200 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अब सवाल ये कि आखिर कौन सी पॉलिटिक्स है, आइए से रिकॉर्ड करता है। दरअसल राजनीति शास्त्र में एक शब्द होता है मेंटल गेम। हिंदी में कहें तो इसे मनोवैज्ञानिक खेल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के साथ यही मेंटल गेम खेल रहे हैं। अब आइए आप इसको हम सरल शब्दों में समझाते हैं। अगर किसी अखाड़े में दो पहलवान उतरने वाले होते हैं, इसके पहले वो इशारों से एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और खुद को ज्यादा शक्तिशाली और विजेता साबित करने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में भी है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती कि वो दबाव में है और इसलिए वो 150 सीटों के जवाब में 200 सीट जीतने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर बिसात बिछ चुकी है, मोहरे तैयार हैं, चालें चली जा रही है और देखना होगा कि कौन किसको चेकमेट देता है। मध्य प्रदेश की राजनीति के बाद अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी मिशन विक्ट्री में लगी हुई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर प्रदेश प्रभारी बस्तर का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी का मिशन विक्ट्री आखिर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल सत्ता में रहने वाली भाजपा 2023 में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खासकर बस्तर में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर के सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से धुआंधार दौरा कर रहे हैं और ओम माथुर के दौरे पर कांग्रेस नेता जमकर हमला कर रहे हैं। पूरा संगठनात्मक दौरा है, संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देखना, इसी काम के लिए वो सड़क मार्ग से अब दौरा नहीं कर पा रहे हैं शायद, इसलिए उनके लिए हेली कॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस प्रकार से दौड़ाएंगे, कैसे होगा। इधर दूसरी ओर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 30 जून तक महाअभियान चला रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायपुर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। रोजगार 2 करोड़ लोगों को हर साल देने की बात कर रहे हैं, अब वो साल भर में 60-70 हजार नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति है, तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सत्ता पाने के लिए बस्तर को साधना जरूरी है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आदिवासी वोटरों का मन जीतकर बस्तर का तिलिस्म तोड़ने की है। तो अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का मिशन विक्ट्री है क्या? आइए अब इसे डिकोड करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया, लेकिन पहला सीएम बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का बना था। लेकिन उसके बाद लगातार 3 चुनाव तक बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया, लेकिन उसके बाद पिछले चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से पटखनी मिली, उससे बीजेपी को एहसास हो गया है कि अब बीजेपी को इस चुनाव में सत्ता प्लेट में रखकर तो मिलने वाली नहीं है, उसे जमीन पर जाकर मेहनत करनी होगी। लेकिन एक दिक्कत और ये है, वो ये कि बीजेपी का आजमाया हुआ हिंदुत्व का कार्ड छत्तीसगढ़ में कामयाब होगा, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। और इसकी वजह यह है कि सीएम भूपेश बघेल ने अपना एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल तैयार किया हुआ है। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती है, वो है बस्तर। जी हाँ, बस्तर अब कांग्रेस का किला है। इस किले में कैसे सेंध लगाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। और अंतिम बात, कांग्रेस के पास चेहरा है, तो वहीं बीजेपी बिना किसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और इसका उसे नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में क्षत्रियों के बाद अब ब्राह्मण समाज भोपाल में बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। संकेत साफ है, जो हमारा नहीं हम भी उसके नहीं। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में क्षत्रियों के बाद अब ब्राह्मण 4 जून को भोपाल में बड़ी सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
ब्राह्मणों ने साफ कर दिया है कि उनको तवज्जो नहीं दी गई तो ठीक नहीं होगा। ब्राह्मणों की मांग है कि ब्राह्मणों के लिए प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण आयोग बने, एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, ब्राह्मण अत्याचार निवारण अधिनियम बने, ब्राह्मणों को 14% आबादी के मुताबिक आरक्षण मिले, सामान्य वर्ग की सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट के बजाय सामान्य को टिकट मिले, परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश हो और मठ मंदिर के पुजारियों का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह करने के साथ ही दान का 50% हिस्सा पुजारियों को दिया जाए। सर्वे नहीं हुआ है उसको तत्काल सर्वे करके और मठ मंदिरों की जो मानदेय है उसको तत्काल पुजारियों को दी जाए। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ब्राह्मणों से बैर लेने के मूड में नहीं है। अगर ब्राह्मणों की चिंता किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की। सभी पक्षों पर विचार करके उनके और सरकार के बीच में जो संवाद होगा तो मुझे लगता है उसके बाद में निर्णय होगा। चुनाव में सिर्फ 5 महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में ब्राह्मणों की सभा बीजेपी के लिए नई मुसीबत से कम नहीं। तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज भी अब सरकार पर दबाव बना रहा है। अलग अलग मांगे, ऐसा क्यों हो रहा है, आइए अब इसे डिकोड करते हैं। तो एक वक्त में ब्राह्मणों को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन आज की स्थिति में ब्राह्मणों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का 14% वोट बैंक है और कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक हैं। और असली बात, ब्राह्मण कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही अपनी ताकत का, अपनी एकजुटता का एहसास कराना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज की मांगों पर कांग्रेस बीजेपी तकरीबन मौन है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 75 सालों से देश में जाति के आधार पर ही राजनीति हो रही है और ऐसा सभी दल कर रहे हैं। ऐसे में हर जाति अब शक्ति प्रदर्शन कर अपना हिस्सा मांगती दिख रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों को समझना होगा कि राजनीति जाति वाली ना की जाए। उज्जैन में आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 7 प्रतिमाओं में से 6 क्षतिग्रस्त हो गई और अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में आए आंधी तूफान से महाकाल लोक में बनी सप्तऋषियों में से 7 में से 6 की प्रतिमाएं टूट गई। महाकाल लोक के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। पीएम मोदी ने इसे लोक को अर्पित किया था। प्रतिमाएं टूटने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद गुणवत्ताहीन निर्माण किया है। भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। कांग्रेस का 7 सदस्यीय दल भी इसकी जांच करेगा। कोविड काल में बगैर गुणवत्ता के बनाया, पूरा का पूरा दुर्दशा और अव्यवस्था इसलिए हुई है। 800 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि हमारा खर्च हुआ है महाकाल लोक में, और वो भ्रष्टाचार लोक में तब्दील हुआ है वो पैसा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कमेटी बनाई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कहाँ चुप बैठने वाली है। नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्विटर और टीवी तक सिमटने वाली कांग्रेस प्राकृतिक आपदा में भी अब अवसर देख रही है। कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते हैं। प्रतिमाएं गारंटी पीरियड में है, इसलिए ठेकेदार प्रतिमाओं को बना कर देगा। लेकिन एक आंधी तूफान में प्रतिमाएं ऐसे टूट जाएंगी तो सवाल उठना तो लाजमी है। और इस खबर के साथ न्यूज डिकोड में फिलहाल इतना ही। न्यूज डिकोड खबरों का महाबुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर्स से भरा हुआ एक ऐसा शो भी है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।